Good morning, students. In our previous class, we studied about evaporation and the factors affecting it. In that class, we studied that what is evaporation, what is the mechanism behind it, and what are the factors affecting the rate of evaporation. There are four factors which affect the rate of evaporation. That are surface area, temperature, humidity and wind speed. The first two factors, that are surface area and temperature, we already discussed in our previous class. Now today we will discuss rest of the two factors, that are humidity and wind speed. How do these factors affect the rate of evaporation? Third point, humidity. थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में नमी कहते हैं और इसे हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं इन इंग्लिश. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर या हिंदी में आप नमी कहते हो. आपने फील किया होगा समर सीजन में आपको हमेशा ड्राई सूखा सा फील होता है और वहीं रेनी सीजन में आपको थोड़ा मॉइस्ट गीला फील होता है. पता है क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. समर सीजन में एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है. ह्यूमिडिटी मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. अगर आपकी सराउंडिंग एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, इसका मतलब आपकी सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है. बात ध्यान रखिएगा, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर का मतलब होता है कि आपकी सराउंडिंग एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं. सो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग एयर. हमारे आसपास की एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं? ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी ज्यादा है, जो रेनी सीजन में होता है. और समर सीजन में आपके आसपास की एयर में वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं, तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत कम होता है और आपको ड्राई फील होता है. ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए एक वेट क्लॉथ है, आप उसे समर सीजन में ड्राई करने के लिए बाहर सनलाइट में रखते हो, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है. और रेनी सीजन में रखते हो तो उसी वेट क्लॉथ को ड्राई होने में काफी टाइम लगता है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है. इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर. क्योंकि समर सीजन में एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी बहुत कम होती है, एयर में वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं. तो मान लो आपने इस वेट क्लॉथ को समर सीजन में बाहर सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ दिया. ठीक है, तो इसके आसपास जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत कम है, वाटर वेपर्स बहुत कम है, तो उनकी कैपेसिटी और वाटर वेपर्स होल्ड करने की बहुत ज्यादा होती है. क्योंकि उस एयर में ऑलरेडी वाटर बहुत कम है, तो उसकी कैपेसिटी और वाटर वेपर्स होल्ड करने की बहुत ज्यादा होती है. तो इस वेट क्लॉथ में से इजीली, रेडिली, रैपिडली वाटर इवेपोरेट होता रहता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और जिसे एयर आसानी से होल्ड करती रहती है. इस तरह से इसमें से ज्यादा वाटर कम से कम टाइम में इवेपोरेट होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी. इसका मतलब ह्यूमिडिटी अगर लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है. अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में इसी वेट क्लॉथ को अगर आप सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होगा, ये बहुत धीरे ड्राई होगा, इसमें से बहुत धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होगा, इसे काफी टाइम लग जाएगा ड्राई होने में. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी. क्योंकि इसके आसपास जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है. तो ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो उनकी और ज्यादा वाटर वेपर्स होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है. तो इस वेट क्लॉथ में से वाटर इजीली, रेडिली, रैपिडली, जल्दी जल्दी आराम से इवेपोरेट नहीं होगा,
क्योंकि अगर इवेपोरेट हुआ तो उन वाटर वेपर्स को एयर होल्ड ही नहीं कर पाएगी। इसलिए इस वेट क्लॉथ में से वाटर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इवेपोरेट होगा इनटू वाटर वेपर्स, ताकि एयर उसे धीरे धीरे होल्ड कर सके। ठीक है, तो इसमें से जल्दी जल्दी ज्यादा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा इनटू वाटर वेपर्स, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होगा और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ताकि धीरे धीरे एयर उसे होल्ड कर सके। तो इसलिए वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, तो ये बहुत टाइम लगाएगा ड्राई होने में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन काफी कम होगा। तो ह्यूमिडिटी हाई होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, अब है लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। देखिए विंड स्पीड, अगर विंड बहुत स्पीडली बहुत तेजी से ब्लो कर रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए अगर विंड बहुत स्पीडली ब्लो कर रही है तो मान लो आपकी एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब विंड बहुत स्पीडली आई तो एयर में जितने भी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स है उनको अपने साथ ले जाएगी। तो एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स कम हो जाएंगे और ह्यूमिडिटी कम हो गई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो अगर बहुत स्पीडली विंड ब्लो करती है, हवा चलती है, तो एयर में जो भी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स है उनको अपने साथ ले जाती है, जिससे एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स कम हो जाते हैं। तो उस एयर की कैपेसिटी और वाटर वेपर होल्ड करने की बढ़ जाती है। तो कोई भी वेट क्लॉथ है या कोई भी वेट चीज है उसमें से वाटर बहुत इजीली, रेडिली, रैपिडली इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और एयर उसे आसानी से होल्ड कर लेती है, क्योंकि उसमें वाटर वेपर बहुत कम है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर थे उसको विंड ले गई। तो इस तरह से अगर कहीं पे भी बहुत तेजी से विंड ब्लो कर रही है तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो हाई स्पीडी विंड्स अपने साथ एयर की ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स को ले जाएगी, एयर में वाटर वेपर्स बहुत कम हो जाएंगे तो उसकी और वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कोई भी वेट क्लॉथ है उसमें से वाटर बहुत इजीली, रैपिडली इवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और एयर उसे आसानी से होल्ड कर लेगी। इस तरह से वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब हवा चलती है तो कोई भी गीली चीज, जैसे गीला कपड़ा है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद हाई विंड स्पीड। ओके, तो लास्ट में कंक्लूजन ये है, देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। उनसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। ठीक है, उसमें फर्स्ट है सरफेस एरिया, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड। आउट ऑफ दीज 4 सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया, टेम्परेचर या विंड स्पीड इंक्रीज होते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर डिक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होता है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, लेकिन जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसका रिवर्स इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। So in this way, these all 4 factors influence or affect the rate of evaporation. That is all about evaporation and factors affecting it. Last topic of the chapter is cooling effect of evaporation. How does evaporation cause cooling? देखिए, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कहीं पे भी होगा,
सराउंडिंग कूल ठंडी हो जाएंगी। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी बीकर या कंटेनर में वाटर है, ठीक है। अब सरफेस पे जो वाटर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सरफेस पे जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बाकी पार्टिकल्स से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ऊपर से वो सराउंडिंग की हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाती है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाती है, जिससे ये सरफेस वाटर या लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? गैस में, वेपर्स में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज इवेपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से इवेपरेशन होता है। लेकिन इस चीज को नोट कीजिएगा कि ये जो सरफेस वाटर या लिक्विड है, ये जब इवेपरेट होता है तब ये सराउंडिंग की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सराउंडिंग में से ये क्या ले लेता है? हीट एनर्जी, चाहे बाहर की सराउंडिंग हो चाहे अंदर की हो, ये उनसे हीट ले लेता है। तो आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसमें से हीट निकल जाती है, जो ये सरफेस वाटर या लिक्विड लेके इवेपरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट निकल गई। सराउंडिंग से जब हीट निकलेगी तो सराउंडिंग क्या होंगी? कूल। दैट इज व्हाई wherever the evaporation takes place, heat is lost from the surroundings which causes cooling of the surroundings। ये बात ध्यान रखिएगा, जहां भी इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि सरफेस पे जो वाटर है, लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो रहा है इनटू गैस, तो वो इवेपोरेट कैसे होगा? सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके फिर इवेपोरेट होगा। तो सराउंडिंग से हीट निकल जाएगी, ठीक है, और वो उसको लेकर इवेपोरेट हो गया। तो सराउंडिंग से हीट निकल गई, तो सराउंडिंग में से हीट का लॉस हो रहा है, तो सराउंडिंग क्या होंगी? कूल। तो इन दिस वे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, इसलिए कभी भी आप अपनी पाम पे, हथेली पे पेट्रोल, परफ्यूम या एसीटोन जैसे लिक्विड सब्सटेंसेस डालिए। ये सारे लिक्विड सब्सटेंसेस आपकी पाम से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आपकी पाम से क्या निकल जाती है? हीट, जिससे आपकी पाम में आपको कूलिंग फील होती है। इन दिस वे these liquid substances cause cooling that you can feel in your palm। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, आप अर्दन पॉट, मटके का ही ले लीजिए। आपके घर में अर्दन पॉट मटका होता है, उसमें आप पानी भरते हो, ठीक है, कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद आप देखते हो पानी काफी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अर्दन पॉट है या मटका है, उसमें वाटर है। अब ये जो अर्दन पॉट या मटका होता है, ये किससे बना होता है? मिट्टी से। और इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, कभी ध्यान से नोट कीजिएगा। अर्दन पॉट मटका आपको अपने घर में मिल जाएगा, समर सीजन में काफी यूज होता है, जो मिट्टी से बना होता है। और इसकी सरफेस पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे। अब क्या होता है, इन टाइनी पोर्स से अर्दन पॉट मटके का पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। सो द वाटर प्रेजेंट इन दिस अर्दन पॉट और मटका oozes out through these pores। तो इन पोर्स, छेद के थ्रू, होल्स के थ्रू अंदर का पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, रिसता है, और थोड़ा थोड़ा पानी सरफेस पे आ जाता है। आपने देखा होगा ये भी। अब ये सरफेस वाटर आसपास की और अंदर की सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो इसने अंदर की और बाहर की थोड़ी हीट एब्जॉर्ब की और ये सरफेस वाटर इवेपोरेट हो गया। तो अंदर से भी हीट निकल गई और बाहर की भी थोड़ी हीट निकल गई, इसलिए मटके के अंदर भी ठंडक होती है और बाहर आसपास में भी ठंडक होती है, और इसलिए मटके का अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, इन दिस वे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एक और एग्जांपल,
आपने देखा होगा कि समर सीजन में हम इवनिंग टाइम में अपने घर के आगे जो ग्राउंड होता है, ठीक है, या जो वरांडा होता है, आंगन होता है, या फिर हमारी रूफ छत होती है, उस पे हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इन समर सीजन ड्यूरिंग डे आवर्स, गर्मियों के दिनों में जो पूरे दिन के घंटे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस ब्राइट सनलाइट होती है, धूप होती है, तो हमारे आगे जो ग्राउंड होता है, हमारी छत होती है, वो सब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सनरेज उन पे गिरती है, काफी ब्राइट इंटेंस एनर्जेटिक सनरेज गिरती है, धूप गिरती है, काफी गर्म हो जाते हैं, काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है। फिर आप इवनिंग टाइम में जब आप उस पर वाटर स्प्रिंकल करोगे, चाहे सामने आपके जो आंगन है या फिर ग्राउंड है उस पे, या फिर आपकी रूफ छत पे, तो क्या होगा, जैसे ही आपने वाटर स्प्रिंकल किया, वो वाटर उस हॉट ग्राउंड या हॉट रूफ पे जैसे ही गिरेगा, वो उस हॉट ग्राउंड या हॉट रूफ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपरेट हो जाएगा। तो ग्राउंड और रूफ से क्या निकल जाएगी? हीट, जिससे वो कूल होंगी। तो इन दिस वे इट कॉजेस कूलिंग। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और क्वेश्चंस एक्सप्लोर आउट करेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास।